हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रियंस एकेडमी देहरादून। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन के बारे में। आज अपने इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, उनमें क्या चेंजेस लाए गए हैं और सरकार किस तरह से उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। हम वो सारे पॉइंट्स वन बाय वन इसमें कवर करेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो आरआरबी है, आईबीपीएस एएफओ है, नाबार्ड है, एआईसीएल है, या कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो गाइस, पहले बात करेंगे इसके नेम के बारे में कि ये जो नाम है आत्मनिर्भर भारत, ये क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन क्या है। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया एक कैपेबल कंट्री है और उसमें पोटेंशियल है काफी कुछ चीजें प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का। आपने एक वर्ड सुना होगा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक की पूरी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इंडिया हैज बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास काफी अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हमारे पास काफी अच्छी है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इंडिया की सबसे बेस्ट है। बट कहीं ना कहीं इंडिया जो है कुछ सेक्टर्स में रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड करता है किसी चाइना जैसे बड़ी कंट्री पे या किसी अदर कंट्रीज के ऊपर। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिस रॉ मटेरियल के लिए हम किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड है, अगर हम वही चीज अपने देश में प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें, तो हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का वो पूरा हो सकेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे देश में हमारे लोगों को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम वो चीज खुद बना सकते हैं और ऐसी कैपेबिलिटी अगर हम रखते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर भारत हैं। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ कैंपेन या अभियान, इसका सिंपल सा मीनिंग है ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि इस अभियान के थ्रू जितनी भी एक्टिविटी की जाएगी उन सभी एक्टिविटीज को कुछ फंड दिया जाएगा। ठीक है। और कैंपेन में क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कैंपेन की, तो कैंपेन में जो फंड दिया जाएगा वो फंड किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता, वो मिनिस्ट्री के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस पर्सन तक पहुंचाया जाता है एज ए सर्विस के तौर पर। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस अभियान के अंदर जो है काफी सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग पीएमओ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि जो फंड दिया जाए वो उन मिनिस्ट्रीज के थ्रू उनकी लोगों की सेवा करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। तो यहां तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट उसमें दिया हुआ है, द विजन इज बेस्ड ऑन ए वाइड एंड डीप कंसल्टेशन विद द सेवरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच इंक्लूड्स पुअर पीपल, रिच पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल। सो इस अभियान को शुरू करने से पहले जितने भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी से एक बैठक की गई, एक मीटिंग की गई, जिसमें यह डिस्कशन किया गया कि हम एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज शुरू करेंगे जो फोकस करेगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड सम सिंपल लॉज। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो है सबसे इंपॉर्टेंट विजन है, जिसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज को कवर करने के लिए फोकस करने की बात की गई। PM Modi said that it would benefit laborers, farmers, honest taxpayer, MSME and the cottage industry. India has potential and of course sources as well in various sectors, so India can make best products. So देखो वही पॉइंट आपके सामने है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंडिया के पास सोर्सेज होने के साथ साथ पोटेंशियल है ताकि हम कुछ भी चीजें प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि जो हमारा सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है हम उसको स्ट्रॉन्गर कर सकें। सो ऑल वी नीड टू मेक आवर सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर टू बिकम एन आत्मनिर्भर भारत। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो नाम क्यों पड़ा और उसमें कैंपेन का क्या मीनिंग है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। सो टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोल्ड अबाउट द 5 पिलर्स। और वो 5 पिलर कौन कौन से हैं? वो है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड देन डिमांड। सो ये 5 ऐसे पिलर्स हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए साबित होंगे। सो पहले बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी शुड बी क्वांटम जंप्स बट नॉट ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है हम उसमें छोटे छोटे चेंज ना लाने की बजाय एक बड़ा चेंज लेके आए ताकि उसकी जीडीपी काफी हम इंप्रूव कर सकें। तो क्वांटम जंप की इन्होंने बात की है कि हम स्टेप बाय स्टेप चेंज ना लाके एक बड़ा हम उसमें जंप लेंगे ताकि इकोनॉमी हमारी इंक्रीज हो सके। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक नए भारत की इमेज सामने लेके आता है। जब हम इकोनॉमी इंक्रीज करेंगे, हमारी जब इकोनॉमी इंक्रीज होगी उसमें जब क्वांटम जंप आएगा तो उसके साथ साथ हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं ताकि इंडिया की जो इमेज है वो पहले की बजाय
एक नई इमेज के तौर पे सामने आनी स्टार्ट हो। सिस्टम शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी कि जो सिस्टम है इंडिया का काम करने का जो सिस्टम है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, पैन कार्ड बनाने के लिए, या फार्मर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो ये सारा जो सिस्टम है पूरा ऑनलाइन अगर हो तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा रहेगा एक इंडिया की इमेज को सामने अच्छे तौर पर लाने के लिए। क्लियर? सो इकोनॉमी शुड बी क्वांटम जंप, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया, एंड सिस्टम शुड बी फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। उसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी शुड बी वाइब्रेंट। सो यहां पे इसने बात की डेमोग्राफी के बारे में। अब देखो इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जितनी हमारे पास पॉपुलेशन है उसका 65% जो हमारे पास हिस्सा है वो किसका है? यूथ का है, यानी कि युवा शक्ति हमारे पास अवेलेबल है। तो जितनी, और युवा शक्ति मतलब क्या होता है? हमारे पास नए नए सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जितना हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे हम अपनी डेमोग्राफी को उतनी ज्यादा वाइब्रेंट, उतनी ज्यादा सोर्सफुल बना सकते हैं, ताकि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे हम बाकी देश के सामने उभर के सामने आ सकें। क्लियर है? उसके बाद है डिमांड। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, तो सभी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बाकी के चारों पॉइंट्स को फोकस में करना होगा। यानी कि डेमोग्राफी क्या होगी, सिस्टम हमारे पास कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और इकोनॉमी हमारे पास जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करने वाली होनी चाहिए। तभी जाके हम अपने सेल्फ लाइन्ड इंडिया कैंपेन को एक सक्सेसफुल कैंपेन बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये 5 ऐसे पिलर्स हैं जो सक्सेसफुल होंगे किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। इसके अलावा दिस अभियान ऑल्सो प्रोवाइड्स ए पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ विच इज अबाउट 10% ऑफ द जीडीपी। अब यहाँ पे इसने बात की जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? जो इस अभियान का जो पैकेज है वो दिया गया 20 लाख करोड़ का, जो हमारी जीडीपी का 10% है। अगर बात करें जीडीपी की, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो इंडिया की जीडीपी है वो आती है 5th पोजीशन पे। और अगर बात करें रुपीज में, तो इंडिया की जीडीपी है 200 लाख करोड़, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200 लाख करोड़ के आसपास है। तो उसका जो 10% हमने लिया है वो है 20 लाख करोड़। तो ये जीडीपी का जो है 10% है। दिस अभियान फोकसेस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। ये हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। टू केटर टू लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंडस्ट्रीज अमंग द अदर्स। जो हमारे पास लेबर पॉपुलेशन है उन सबको फूड प्रोवाइड करना, ड्रिंक्स प्रोवाइड करना, किसी सोशल इवेंट के थ्रू या किसी भी सोशल गैदरिंग के थ्रू, ये उन सभी को भी फोकस करता है। सो टू केटर टू लेबरर्स यानी कि लेबर को फूड एंड ड्रिंक्स प्रोवाइड करना थ्रू अ सोशल इवेंट, तो एक तरह के सोशल इवेंट है, तो उसके थ्रू मिडिल क्लास को कवर करना, कॉटेज इंडस्ट्री को इंप्रूव करना, एमएसएमई को इंप्रूव करना, और साथ में इंडस्ट्रीज अमंग द अदर्स, जो बाकी छोटे छोटे डिपार्टमेंट है उन सभी इंडस्ट्री को भी ये इंप्रूव करने का काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। पहले मैंने आपको बताया कि ये क्यों जरूरी है, इसका नाम क्यों रखा गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, हमने क्यों इसमें जोड़ा। उसके बाद हमने बात की पिलर्स के बारे में, कि 5 ऐसे पिलर्स हैं जो इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी हैं। ये किस पे फोकस करता है और उसमें मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। क्लियर है? उसके बाद है बोल्ड रिफॉर्म्स। तो हमारे पास जो 5 पिलर्स थे, उन 5 पिलर्स में से मैंने जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर का, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर। बिकॉज हम सिर्फ एग्रीकल्चर को कवर करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करेंगे। तो सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर, देखो हमने बात की सप्लाई चेन के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास सबसे बेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सबसे बेस्ट है, डिस्पेंसिंग लॉजिस्टिक हमारे पास सबसे बेस्ट है, डिस्पेंसरी बेस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट है। बट जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास चेन का पार्ट है रॉ मटेरियल, अगर हम ये रॉ मटेरियल अपने ही देश में प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो सप्लाई चेन है पूरी तरह कवर हो जाएगी, पूरी तरह कंप्लीट होगी, और हम इसी बेस के ऊपर एक अपने आप को बोल सकते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। क्लियर है? आपने एक वर्ड सुना होगा, वोकल फॉर द लोकल, इस अभियान के थ्रू। इसका मतलब क्या होता है? बाय एंड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड द ब्रांड्स। तो सिंपल सा मीनिंग है, जब तक हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा, जब तक हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड करेंगे। जैसे मोबाइल कंपनीज की बात करते हैं, तो मोबाइल कंपनीज इंडिया में जो है चाइना की काफी ज्यादा कंपनीज है, तो रॉ मटेरियल इंडिया में वहां से प्रोड्यूस होता है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसके लिए भी हम कुछ चीजों में बाकी कंट्री पे डिपेंड करते हैं। सो ऐसे अगर हम चीज खुद के देश में प्रोड्यूस करेंगे तभी जाके जो हमारा ये नारा है वोकल फॉर द लोकल, ये पूरा हो पाएगा। टू बाय एंड प्रमोट द लोकल प्रोडक्ट्स एंड द ब्रांड्स ऑफ अवर कंट्री। क्लियर है? India has best finished products, packaging materials, distributors, but we are lacking somewhere in the raw materials. ये हम already discuss कर चुके हैं। PM Modi stated that India today stands at a point where it has to decide to become the self-reliant.
अब देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और जिस भी कंट्री में इसके पॉजिटिव केस पाए गए वो सभी कंट्रीज इसके मेडिसिन के लिए किसी दूसरे कंट्री में डिपेंडेंट थे कि शायद हमें वहां से इसका कोई मेडिसिन मिल जाए या वहां से कोई इसका हमें कुछ क्योर करने का मटेरियल मिल जाए। तो इसी कंडीशन को देखते हुए पीएम मोदी ने सिंपल सी ये बात कही कि अभी ये समय है कि हम अपने आप को ऐसे आत्मनिर्भर भारत के तौर पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा समय आ गया था कि जिसमें किसी दूसरे कंट्री पे हम डिपेंड नहीं रह सकते थे, हमें खुद का अपना कोई सोर्स बनाना था, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। क्लियर है? तो ये था पूरा आपका रॉ मटेरियल सोर्सेज के बारे में कि हमने वोकल फॉर द लोकल का नारा क्यों दिया और सरकार इसको क्यों प्रमोट करने की बात करी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में कि ये जो अभियान है ये कितने टोटल फेजेस में लॉन्च किया गया। इसको टोटल 4 फेज में या 4 ट्रेंचेस में इसको लॉन्च किया गया। जो हमारे पास पहला ट्रेंच है उसमें इंक्लूड किया गया एमएसएमई, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और पावर सेक्टर्स। हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखिए मैं यहाँ पे बस इसके 1 या 2 पॉइंट्स ही बताऊंगा जो कि फंडिंग सोर्स से रिलेटेड है। बाकी जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी इस लेक्चर की पीडीएफ में डाल दी है। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो पीडीएफ जरूर पढ़िए बिकॉज वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकती है। काफी कुछ उसमें पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई के अंदर जो है टोटल 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अनाउंस की गई है। जितने भी सेक्टर्स हैं एमएसएमई के अंदर उन सभी को इंप्रूव करने के लिए और उनकी यूनिट्स को अलग से फंड प्रोवाइड करने के लिए तो टोटल 3 लाख करोड़ की जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है वो एमएसएमई के लिए अनाउंस की गई है। क्लियर? जो हमारा सेकेंड जो इसका फेज है, जो सेकेंड ट्रांस है, वो फोकस करता है प्रोवाइडिंग फॉर फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स हु डू नॉट पोजेस राशन कार्ड। कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन था तो उसमें काफी सारे स्टेट्स के जो मजदूर थे, जो माइग्रेंट्स थे, वो अपने स्टेट्स में ट्रांसफर किए गए थे या ट्रांसफर हुए थे। तो उन सभी माइग्रेंट्स को कोविड-19 खत्म होने के बाद अगले आने वाले 2 महीनों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन सभी मजदूरों को। तो उस फूड ग्रेन का जो खर्चा आया है वो है टोटल 3500 करोड़ रुपीज। 3500 जो फंड है वो सरकार इस फूड ग्रेन को प्रोवाइड कराने के लिए खर्च करेगी। तो ये पॉइंट दिया गया था हमारे ट्रांस नंबर 2 के अंदर। So trans 1 includes MSME. Trans 2 focus on the providing of free food grains for those migrant workers who do not possess any ration card. जो ट्रांस 3 है वो फोकस करता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स, यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डीरेगुलेटिंग प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बात करें इंटर स्टेट ट्रेड के लिए मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेडिंग करना। पहले क्या था कि कोई भी फार्मर है या कोई भी अगर कंज्यूमर है या कोई भी एग्रीकल्चर वर्कर है, अगर वो ट्रेडिंग करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उसको कुछ लॉस के थ्रू गुजरना पड़ता था, ऐसे बैरियर बोल सकते हैं। तो ट्रांस 3 में इन्होंने ये कहा है कि अब जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी वो बैरियर फ्री होगी, उसमें कोई लॉज नहीं होंगे, उसमें कोई कानून नहीं होगा। फार्मर इजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेडिंग कर सकता है विदाउट एनी बैरियर। डीरेगुलेटिंग प्रोड्यूस में टोटल 6 ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हैं जिनको डीरेगुलेट किया गया है। कौन कौन से हैं? सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑनियन एंड देन पोटैटोज। तो ये 6 ऐसे टाइप्स हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जिनको सरकार ने डीरेगुलेट किया है बाय अमेंडिंग द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी 1.5 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फार्म गेट को प्रोड्यूस करने का या इंप्रूव करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी ट्रांस 3 के लिए। तो ध्यान रखना, ट्रांस 1 इंक्लूड्स एमएसएमई, ट्रांस 2 इंक्लूड्स द फ्री फूड ग्रेन्स to migrant workers, and trans 3 focuses on the agriculture marketing reforms which includes free interstate trading, contract farming, deregulating of 6 agriculture produce and providing some investment to improve the agriculture infrastructure। और जो ट्रांस नंबर 4 है उसमें एग्रीकल्चर का कुछ पॉइंट नहीं है, वो सिंपली फोकस करेगा डिफेंस के ऊपर, एविएशन, पावर, मिनरल्स, एटॉमिक एंड स्पेस, और देयर इज अ ह्यूज एम्फेसिस ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो ट्रांस 4 में जितने भी सेक्टर्स हैं इन सभी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार ने इसमें एक अलग से प्रावधान रखा हुआ है। क्लियर है? सो ये गाइस 4 ऐसे फेजेस थे जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया गया ट्रांस 1 से लेकर ट्रांस 4 के अंदर, जिसमें से ट्रांस 3 तक हमारे पास
जिसमें से ट्रांस 1, 2 एंड 3 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसका नाम क्यों दिया गया और सरकार इसको कैसे प्रमोट करेगी, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। अब हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ एमएसएमई के बारे में। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने पीडीएफ में डाल दी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एमएसएमई में यहाँ पर डिस्कस इसलिए करूंगा बिकॉज एमएसएमई में टोटल 2 नए अपडेट्स आए हैं। ठीक है, पहला अपडेट आया था जब ये अभियान लॉन्च किया गया इन द मंथ ऑफ मई 2020, और दूसरा अपडेट आया है अभी इसी महीने में जून 2020 के अंदर। तो अपडेट्स जो आए हैं वो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से रिलेटेड। आपको मैं उसकी टेबल शो करूंगा। टेबल में आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहले इसमें एमएसएमई में क्या था और अब इसमें कितना चेंज किया गया है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज एमएसएमई। सो एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस in accordance with the Micro, Small and Medium Entrepreneur Development Act of 2006, the enterprises are classified into 2 divisions. पहला हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हमारे पास है सर्विसेज। सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का मतलब है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोड्यूस करना। सर्विसेज क्या होता है? जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो ये दोनों तरह के एंटरप्राइजेस हैं जो एमएसएमई के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। MSME was founded in 2007, headquartered at New Delhi, and annual budget is almost 6552 crore. And Union Minister is Shri Nitin Gadkari. So अपडेट के बारे में बात करते हैं। New MSME definition based on investment and turnover, June 2020. So 1 जून 2020 को इसका नया अपडेट आया था जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बारे में उनकी कुछ अमाउंट इंक्रीज की गई है। तो ये टेबल है जिसमें अगर स्मॉल हमारे पास एंटरप्राइजेस होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, टर्नओवर कितना होगा। सेम ऐसी माइक्रो के लिए और सेम ऐसी मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये नई डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना आप हमेशा इन तीनों अपडेट को एक बार कंपेयर करके देखना। ये है जून की अपडेट, इसके बाद मैं आपको शो करूंगा मई की, और फिर हम शो करेंगे आपको सबसे पुरानी अपडेट जो चली आ रही थी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट ऑफ जून 2020 इन्वेस्टमेंट में कितना रखा गया है और टर्नओवर में कितना रखा गया है। ठीक है, तो कंपेयर करना बहुत जरूरी है इन तीनों टेबल्स को। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट दी थी एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ दिस अभियान, वो दी गई थी मई 2020 में, यानी कि पिछले महीने में 13 मई को। सो ऑन 13th of May 2020, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन एडिड द एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ टर्नओवर अलोंग विद द इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने एक ही बार में दोनों इंक्लूड किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए। पिछली टेबल में क्या था, अलग अलग थे, इसमें क्या है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ इंक्लूड किया गया। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तीनों की डिटेल्स देखो आपके सामने है, तो आप इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं अपडेट ऑफ जून 2020 से। क्लियर है? उसके बाद है जो इसकी ओल्ड जो हमारे पास डेफिनेशन थी। सो ओल्ड एमएसएमई डेफिनेशन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ MSMED एक्ट 2006। ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और ये है सर्विस सेक्टर के लिए। तो आप यहां से इजीली देख सकते हैं कि तीनों में कितना डिफरेंस है पुरानी अपडेट्स में और बाकी की नए दोनों अपडेट्स में। ठीक है, सो ये था पूरा आपका MSME के बारे में। बाकी डिटेल्स पीडीएफ में है, आप वो लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले और 2-3 पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहले देखो, हमने जब बात की आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, तो हमने कहा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हम सेल्फ रिलायंट होंगे। ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के अलग कंट्री से कट ऑफ हो जाएंगे। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक क्लैरिफाई डेफिनेशन दी थी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया डज नॉट मीन कटिंग ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर होना इज लाइक ए गुड थिंग। हम अपने लिए अपने सोर्स को यूज करके अपने ही लोगों को प्रमोट करेंगे, अपने ही ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, बाकी कंट्रीज को अपनी सेवाएं प्रोड्यूस करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कंट्री से कट ऑफ हो जाएंगे। बाकी कंट्रीज में जो एफडीआई है, बाकी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है, हम उनको भी यूज करेंगे, हम उनका भी वेलकम करेंगे। तो जो हमारे लॉ और आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी, द सेल्फ रिलायंस डज नॉट मीन आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बाकी अलग कंट्री से आइसोलेट कर लेंगे। एफडीआई इज वेलकम्ड एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो वेलकम्ड इन आवर कंट्री। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि आत्मनिर्भर भारत इज टोटली फॉर आवर पीपल्स, अपने देश के लोगों के लिए है। अगर हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको बाकायदा बाहर
एक्सपोर्ट भी करेंगे, और अगर हमें कोई बाहर की टेक्नोलॉजी अगर हमें अच्छी लगती है तो हम उसको भी इजिली हम उसको अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने का मौका भी देंगे। ठीक है। और अगर पॉइंट नोट करना, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मेक इन इंडिया का रीपैकेज्ड वर्जन हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें स्लोगन दिया गया था वोकल फॉर द लोकल। क्लियर है? सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है, एमएसएमई का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एग्रीकल्चर का क्या इसमें प्रोवाइड किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना कमेंट बता सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।